आप ये कहेंगे कि भाई ये एक ट्रेड ऑफ का कॉन्सेप्ट था कि मैं अगर ये कॉम्बिनेशन अचीव करूंगा तो मुझे दूसरे वाला नहीं मिलेगा, तो इसके दरमियान एक ट्रेड ऑफ का कॉन्सेप्ट भी आता है। ये जो की कॉन्सेप्ट ऊपर 5 से 6 थे उनमें से एक की कॉन्सेप्ट ट्रेड ऑफ भी है, और ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि द की कॉन्सेप्ट ऑफ पीपीसी कर्व इज, वहां से नीचे ऑप्शन दिए होते हैं, 4 में से कोई 3 गलत होंगे, एक ठीक होगा, या चारों में से कोई 3 ठीक होंगे, एक गलत होगा, कहेगा सिलेक्ट करो कि इनमें से कौन सा गलत है। अब ये इनके अकॉर्डिंग अगर हम डायग्राम देखें तो डायग्राम बनाइए कि जब ये हमारे पास कंज्यूमर गुड्स 100 थी, या ये 0 था, फिर ये 110 बना, और उसके बाद 100 ये 90 ये बने, फिर ये 270 और ये 3, यहाँ पर 40 और ये 4 और 0, मींस ये एक लाइन बन गई है। ये जो लाइन बनी है ना, इस लाइन को कहते हैं पीपीसी का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, कि इतनी पॉसिबिलिटी है कि हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो सिर्फ इस लाइन के ऊपर की ही पॉसिबिलिटी है कि आप कोई भी पॉइंट बना सकते हैं, क्योंकि इस लाइन पे होंगे तो आप एफिशिएंट होंगे, क्योंकि आप अपने रिसोर्सेज का एफिशिएंट इस्तेमाल कर चुके हैं, और आप अपनी एफिशिएंसी पे इस लाइन पे अगर हैं तो इस लाइन का कोई भी पॉइंट, लाजिमी है ये 4 से 5, इस लाइन पे आने वाला कोई भी पॉइंट अगर आप देखेंगे तो आप उसको एफिशिएंटली क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, या वहां पर कोई भी कॉम्बिनेशन जो बनेगा आप उसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं ये कह देता हूं कि भाई यहां पर तो एक कॉम्बिनेशन ये बना, तो मींस कि मैं इस कॉम्बिनेशन को भी अचीव कर सकता हूं। अगर मैं इसको कर रहा हूं तो बस फिर मैं इसी कॉम्बिनेशन को ही अचीव करूंगा, बाकी मैं अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर मैं अपनी लेबर को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर चुका, तमाम रिसोर्सेज लगा चुका, सब कुछ मैंने कर दिया, तो फिर मैंने ये वाला कॉम्बिनेशन जो है वो पिक किया। तो इस लाइन के ऊपर रहते हुए हम कोई भी चीज जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जो भी करेंगे वो क्या होगी, एफिशिएंट होगी, क्योंकि हम यहाँ पर रिसोर्सेज अपने एफिशिएंट इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसमें उसका एक और फेवरेट एमसीक्यूज होता है कि वो कहता है कि आपको ऐसे एमसीक्यूज देगा, वो कहेगा कि बताएं आप एच पॉइंट पे क्या एफिशिएंट हैं, क्या अचीव कर लेंगे। नहीं, हम कहेंगे ना तो हम एच पॉइंट अचीव कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का भी यहाँ तक है कि हम पॉसिबल प्रोडक्शन यहाँ तक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कर ही नहीं सकते। जब इससे ज़्यादा कर ही नहीं सकते इन रिसोर्सेज से, इसी टेक्नोलॉजी से, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, फिक्स, इनपुट रिसोर्सेज फिक्स है, तो फिक्स रिसोर्सेज इससे आगे नहीं आ सकते। तो ये पॉइंट जो आपके पास एच है, वहाँ एमसीक्यूज लिखा होगा अनअटेनेबल, ये आप हासिल नहीं कर सकते। तो आप कहेंगे ये जो एच पॉइंट है ये है अनअटेनेबल, इसे आप अटेनेबल नहीं कर सकते। और जो पॉइंट आपके पास जी है, क्या ये अचीव कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। कैसे, यहां से आप आएंगे, लेट्स सपोज यहां है, मींस आप कोई हो सकता है 35 कंज्यूमर गुड्स बना रहे हो और 1.8 कैपिटल गुड्स बन रही हो, लेकिन क्या यहां पर आपकी लेबर एफिशिएंट है, नहीं, आप कहेंगे अचीवेबल बट नॉट एफिशिएंट, इनएफिशिएंट है ये पॉइंट। अचीव कर सकते हैं, इस लाइन से नीचे रह के बना सकते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज इससे पीछे, इससे आगे तो रिसोर्सेज है ही। यहां पर आप बिल्कुल एफिशिएंट हैं, इस लाइन के ऊपर आने वाला हर पॉइंट क्या है, एफिशिएंट, यहां तक प्रोडक्शन कर सकते हैं। इससे आगे जाना होगा तो आपको नए रिसोर्सेज देने पड़ेंगे, नए रिसोर्सेज लेके आएंगे तो फिर इसके अंदर ग्रोथ होगी, और ये कर्व शिफ्ट राइटवर्ड होगा। तो ये डेफिनेशन बन जाएगी इकोनॉमिक ग्रोथ की, कि जब इसका कर्व शिफ्ट राइटवर्ड होगा तो इसकी इकोनॉमी के अंदर क्या आ गई, ग्रोथ। ये डेफिनेशन हमने उसके अंदर पढ़ी थी। इससे पीछे अचीव कर सकते हैं, लेकिन इससे पीछे हम एफिशिएंट नहीं होंगे, तो यहां पर आप कहेंगे इनएफिशिएंट, मींस इस लाइन से नीचे जो भी पॉइंट आएगा वो क्या होगा, इनएफिशिएंट, वहां पर आप एफिशिएंट नहीं होंगे। और अटेनेबल है बट एफिशिएंट नहीं, अटेनेबल है आप
इसे जो है वो गेन तो कर सकते हैं, लेकिन वहां पर आप एफिशिएंट नहीं होंगे, इनएफिशिएंट होंगे, और इस लाइन के ऊपर जो बी पॉइंट आएगा वो अटेनेबल भी है और एफिशिएंट भी। और एफिशिएंट। इसके बाद वो यही बात आगे जो कह रहा है कि पॉइंट ऑन द पीपीसी का एफिशिएंसी, PPC show the concept of economic efficiency. Each point on PPF show production which is obtained by using all resources efficiently. Means इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट आएगा वो एफिशिएंसी को ही शो करवाएगा। इसके अलावा अगर वो कहता था इंडिकेट का that the economy can choose a number of combinations such as point C, 2 units of capital goods and 70 units of economic goods and so on. तो every choice on PPC has an opportunity cost. Means आप इनमें से कोई एक सेलेक्ट करेंगे तो फिर किसी दूसरे को फॉरगॉन करना पड़ेगा, तो जिसको आप फॉरगॉन करेंगे वो उसकी क्या कहलाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। इफ D is selected instead of option C, अगर आप C की बजाय D को सिलेक्ट करते हैं इसका मतलब फिर C छोड़ा, किसके कंपैरिजन में C छोड़ा है D के, तो आपने D रखा और C को क्या कर दिया, छोड़ दिया, तो वो कहता है कि जी पॉइंट C अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 more unit of capital goods and 30 units lost unit of consumer goods। मींस आप C से कहां पर आए, D पे, तो यहां पर आप 70 से 30 यूनिट 40 पर आ गए, तो मींस के 30 यूनिट्स का जो आपने ये गैप छोड़ा है ये C को छोड़ के D पे आने के लिए और गेन क्या किया, 1 यूनिट ऑफ कैपिटल गुड्स। तो ये इसकी एक कैपिटल गुड्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बनी, 30 यूनिट्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। मींस के 1 यूनिट आपने कैपिटल गुड्स का हासिल करने के लिए 30 यूनिट किसके छोड़े हैं, कंज्यूमर गुड्स के। तो मींस के आपने D को हासिल किया, C को छोड़ा, तो C क्या था 30 यूनिट्स। मींस के C से D पे आने के लिए 30 यूनिट का गैप था, तो आपने 30 यूनिट सैक्रिफाइस कर दिए सिर्फ एक कैपिटल गुड्स के यूनिट को गेन करने के लिए। वो कहता है पॉइंट G बिलो द PPC इज इनएफिशिएंट। यहाँ पर ये जो पॉइंट G है ये इनएफिशिएंट है, और वो कहते हैं कि बिलो द कर्व इंडिकेट द इकोनॉमी हैज नॉट प्रोड्यूस्ड एफिशिएंटली। प्रोड्यूस कर सकते लेकिन एफिशिएंटली नहीं। एट दिस पॉइंट इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस वन गुड विदाउट सैक्रिफाइंग द अदर। यहाँ पर वो क्या कहता है कि यहाँ पर आप कोई भी चीज बना सकते हैं लेकिन फिर कोई दूसरी को सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ेगा। तो हमने तो ये पढ़ा है कि भाई हमें ट्रेड ऑफ का कांसेप्ट लेके चलना है, हमें कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस भी करना होगा। तो यहाँ पर हम एफिशिएंट भी नहीं होंगे, इनएफिशिएंट होंगे। और यहाँ पर वो कहते हैं पॉइंट पेज में कि ये अनअटेनेबल है क्योंकि यहाँ तक हमारे रिसोर्सेज ही नहीं है कि हम जो है इसे अचीव कर सकें। तो ये लॉन्ग रन में जाके विद सम अजम्पशन हम ये है कि इसे अचीव कर लें। उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको शिफ्ट करवाना पड़ेगा। फिर इसकी रीजन आती है कि ये जो पीपीसी कर्व है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। This implies the trade-off between two goods due to constraint of input resources। Constraint का मतलब होता है रुकावट और trade-off का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, दोनों में से एक रुकावट होता है या रेखा। अब ये रुकावट मींस वो कहते हैं कि ये इनपुट में रुकावट की वजह से दोनों में से कोई एक हमें क्या करना पड़ेगा, अचीव करना पड़ेगा। ट्रेड ऑफ का कांसेप्ट होने की वजह से इसका कर्व जो है वो लेफ्ट टू राइट क्या है, डाउन। बस अब कोई मसला रुकावट में तो एक मसला ही। फिर दूसरा जी कॉनकेव टू द रीजन। चले लेफ्ट टू राइट, तो ये बात क्लियर होगी कि लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड क्यों है, ये डाउनवर्ड क्यों होता है, कहते हैं ट्रेड ऑफ की वजह से। फिर कहते हैं कि ये कॉनकेव टू द रीजन क्यों है, मींस कि अगर आप देखें ओरिजिन से ये उभरा हुआ है, अगर इसकी शक्ल देखें तो आंख की तरह है कॉनकेव। तो अब इसमें अब देखेंगे इट इंप्लाइज एन इंक्रीज इन स्लोप ऑफ पीपीई।
अगर हम देखें तो इंक्रीज इन स्लोप ऑफ पीपी, डिक्रीज होने की वजह ये उभरी हुई सतह में। अब वो कहते हैं एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ वन प्रोडक्शन इंक्रीज ड्यू टू टू रीजंस। यहाँ पर हम एक को हासिल करने के लिए एक से ज्यादा क्या कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जैसे अभी हमने कहा कैपिटल गुड्स का 1 यूनिट बनाने के लिए कंज्यूमर गुड्स के 30 यूनिट्स क्या करने पड़े थे, हमें सैक्रिफाइस करने पड़े थे। वो दो रीजन की वजह से, एक लॉ ऑफ डाइमेंशनिंग रिटर्न। लॉ ऑफ डाइमेंशनिंग रिटर्न का मतलब क्या है? अभी एक दो दिन पहले लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न, जिसके अंदर आउटपुट की कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है और इनपुट की कॉस्ट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, ये रिटर्न टू स्केल है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न तो मींस कि ये रिटर्न्स है तो रिटर्न टू स्केल वाले है। अगर आप उसमें जाके देखेंगे तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न मींस कि शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं। तो जब शॉर्ट रन की बात करेगा तो फिर मींस कि फिर यहाँ पर आपकी मार्जिनल किसमें चली जाएगी, मार्जिनल भी डिक्रीज हो रही होगी। नेगेटिव की बात नहीं कर रहे, मार्जिनल भी डिक्रीज होगी, एवरेज इंक्रीज होके मैक्सिमम पे जाके डिक्रीज होगी, और जबकि हमारे पास जो है टोटल प्रोडक्शन वो इंक्रीज में जा रही होगी और मैक्सिमम तक पहुंच जाएगी। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये लॉ ऑफ डाइमेंशनिंग रिटर्न जो कि एक पूरा चैप्टर था, और आपका ही आईटेप का ही चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3, जो कि आपके सिलेबस में चैप्टर नंबर 4 बन के आया था फर्म थ्योरी से पहले चैप्टर। और आपके चैप्टर टोटल बनते थे इकोनॉमिक्स के 14, लॉ ऑफ डाइमेंशनिंग रिटर्न वाला चैप्टर, उसके अंदर अलग से एक टॉपिक था कि लॉ ऑफ डाइमेंशनिंग रिटर्न, वो सिलेबस से निकाल दिया गया। उसका नेम वैसे था लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। इस्तेमाल करते वक्त आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, तो वो एक पूरा चैप्टर था, वो निकाल दिया। और नई इकोनॉमिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 13 भी निकाल दिया, तो 12 चैप्टर रह गए, बल्कि 11 रह गए। अभी 13 है ना, तो 11 रह गए। एक चैप्टर निकाला और एक चैप्टर को मर्ज किया। चैप्टर नंबर 5 और 6 नेशनल इनकम एंड नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन को मिक्स करके एक नेम दे दिया है कि नेशनल इनकम एंड इट्स डिटर्मिनेशन, मींस वो इकट्ठा कर दिया है चैप्टर। अब ये एक प्रॉपर लॉ है, बस आपने नेम याद रखना है कि ये कॉन्केव टू द ओरिजिन किस वजह से होता है, लॉ ऑफ डाइमेंशनिंग रिटर्न की वजह से। और उसके बाद सम रिसोर्सेज आर नॉट कंपैटिबल फॉर सम गुड्स, मींस कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं कि जो उस गुड पे लगने ही नहीं होते, इस वजह से भी हमें फिर अपने रिसोर्सेज को स्विच करना पड़ता है किसी दूसरी प्रोडक्ट पे जहां पर वो कंपैटिबल हो। मींस कि अगर मैंने चेयर बनानी है तो मेरे पास कपड़ा पड़ा हुआ है, मैं कोई ऐसी दो चीजें ऐसी बना रहा हूँ, अब चेयर पे तो कपड़ा लगना नहीं है, तो भाई फिर मुझे मजबूरन उसी के ऊपर कपड़ा लगाना पड़ेगा और इसको छोड़ना पड़ेगा। इस वजह से भी इसका जो टॉप है वो कॉन्केव टू दी ओरिजिन है। ये कह सकते हैं कि मिसमैच ऑफ रिसोर्सेज का आपस में मैच ना होना या कंपैटिबल ना होना, जिसकी वजह से इसका जो टॉप है वो कॉन्केव टू दी ओरिजिन। अब शिफ्ट करेंगे तो शिफ्ट में कहते हैं कि अगर हम इसे राइटवर्ड शिफ्ट करेंगे तो इकोनॉमी के अंदर क्या आ जाएगी, ग्रोथ। अब उसको शिफ्ट करना है तो ये कुछ कंडीशंस हैं। वो कहते हैं व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन रिसोर्सेज बढ़ा देंगे, पहले फिक्स किए थे अब इंक्रीज कर देंगे, इंक्रीज करेंगे तो शिफ्ट राइटवर्ड। फिर व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लेबर की स्किल के ऊपर अगर हम काम करें तो भी ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज। एक तो ये कि लेबर की क्वालिटी और क्वांटिटी, पहले जितने नंबर ऑफ लेबर की उसे भी बढ़ाना है और जो लेबर की क्वालिटी थी उसे भी क्या करना है, इंप्रूव करना है। स्किल लेबर ले आएंगे तो भी प्रोडक्शन पहले की निस्बत क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और व्हेन देयर इज अ टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, और टेक्नोलॉजी भी पहले से क्या करनी पड़ेगी, अपडेट करनी पड़ेगी। तो ये हमने 2 से 3 बातें तो मेनली उसमें देखी थी। एक तो उसका था कि ये टू गुड्स मॉडल है, उसका तो करना कुछ नहीं था। एक ये था कि एफिशिएंटली इसको इस्तेमाल करें, उसका भी नहीं था। बाकी रोना था 3 अजम्पशंस का कि इनपुट क्या रखनी है, फिक्स रखनी है, फुल लेबर का इस्तेमाल करना है, और लास्ट में क्या थे जी कि कांस्टेंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। यही तीनों चीजें क्या करनी है, अब इंप्रूव करनी है। टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव कर देंगे,
उसके बाद लेबर की क्वालिटी और क्वांटिटी को इंप्रूव करेंगे और न्यू रिसोर्सेज को लेके आएंगे या अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज करेंगे। तो इससे ये कर्व शिफ्ट ड्राइव होगी। चलिए यहाँ तक करें। शायद भी आप लोगों की क्लास आज एक्सटेंड भी हुई। ये नहीं पता आखिरी क्लास एक्सटेंड हो। आखिरी इस पर 1 घंटा फ्री है ना? 12 से है ना? 12 से 1 फ्री, वो तो क्लास होगी ना? 11 से 12 क्लास फ्री, 11 से 12 से 1, 1 से 2, 2 से 4 तक वैसे खत्म हो गया। 2 से 3 मैं नहीं चाह रहा कि यार कल क्लास रखें, मैं चाह रहा हूँ कि आज खत्म करें। आज काट देते हैं सर, 12 से आज काट देते हैं। कोड़ा कोड़ क्योंकि आज अगर करते हैं तो फिर आपको कल से वैसे ऑफ हो। ये ऑफ कर देते हैं।